नमस्कार, मैं मिलन बड़के। आज के एपिसोड में जानेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ अरबी भाषा के वकूवा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इसी से बना वक्फ। वक्फ ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। माने एक साइकिल से लेकर एक बहुमंजिला इमारत, कुछ भी वक्फ हो सकता है, बेशक वो जन कल्याण के मकसद से दान कर दिया गया हो। ऐसे दानदाता को कहा जाता है वाकिफ। वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान दिया गया है, मिसाल के लिए इमारत, उसका या उससे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैसे होगा। उदाहरण के लिए कोई वाकिफ यह कह सकता है कि अमुक वक्फ से होने वाली कमाई गरीबों पर ही खर्च होगी। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूरों के पेड़ का एक बाग बनाया गया था, जिससे होने वाली आमदनी मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। एक वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। अरब संस्कृति और भाषा की पढ़ाई के लिए सबसे उम्दा माना जाता है मिस्र की राजधानी कोहिरा में स्थित अल अज़हर यूनिवर्सिटी को 10वीं सदी में बनी थी, और ये भी एक वक्फ है। भारत में इस्लाम का आगमन के साथ ही वक्फ के उदाहरण मिलने लगे। दिल्ली सल्तनत के वक्त से वक्फ संपत्तियों का लिखित जिक्र मिलने लगता है। उस जमाने में क्योंकि ज़्यादातर संपत्ति बादशाह के पास होती थी, इसलिए सामान्यतः वही वाकिफ होती और वक्फ कायम करते जाते। जैसे कई बादशाहों ने मस्जिदें बनवाई, जो सारी वक्फ हुई, और उसके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर ही इंतजामिया कमेटियां बनती रही। 1947 में आज़ादी के बाद पूरे देश में पसरी वक्फ संपत्तियों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने की बात हुई। इसी तरह साल 1954 में संसद में वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसी के नतीजे में वक्फ बोर्ड बना। ये एक ट्रस्ट था जिसके तहत सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। 1955 में यानी कानून लागू होने के एक साल बाद इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया। इसके बाद साल 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया और साल 2013 में इसमें संशोधन किए गए। फिलहाल जो व्यवस्था है वो इन्हीं कानूनों और संशोधनों के तहत चल रही है। सामान्यतः मुस्लिम धर्मतल वक्फ बोर्ड एक्ट के तहत ही आती है, लेकिन इसके अपवाद भी है। जैसे ये कानून अजमेर शरीफ दरगाह पर लागू नहीं होता। इस दरगाह के प्रबंधन के लिए दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 बना हुआ है। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। वक्फ की अवधारणा और वक्फ संपत्तियों का प्रशासन सदियों से अस्तित्व में है। हालांकि भारत में वक्फ बोर्डों की औपचारिक स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 के अधिनियम के साथ हुई, जिसे बाद में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा प्रस्तावित किया गया। वक्फ अधिनियम 2013 भारत में वक्फ संपत्तियों और उनके प्रशासन को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर बनाने, बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए। इसमें वक्फ को मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी चल या अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम प्रत्येक राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम के अनुसार सभी वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत किया जाना तथा रिकॉर्ड में रखा जाना आवश्यक है। यह वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान करता है। इसमें मुतवल्ली के कर्तव्य का वर्णन किया गया है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम में वक्फ न्यायाधिकरणों की शक्तियों और प्रबंधियों को रेखांकित किया गया है, जो अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिविल न्यायालयों के रूप में कार्य करते हैं। यह विधेयक वक्फ को वक्फ और वक्फों को औकाफ में बदलता है तथा अतिक्रमणकर्ता जैसी नई परिभाषाएं प्रस्तुत करता है तथा वक्फ से संबंधित शब्दों और अवधारणाओं की सूची में समायोजन करता है। अधिनियम में राज्यों को औकाफ की अद्यतन सूची बनाए रखने तथा 1 वर्ष के भीतर इन संपत्तियों का सर्वेक्षण पूरा करने का आदेश दिया गया है, जिसमें सर्वेक्षण आयुक्तों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी शामिल है। यह बोर्ड के संचालन पर सलाह देने और निर्देश जारी करने के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद का स्थापना करता है और इसमें वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने और
विवादों और प्रशासनिक कार्यों से निपटने के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं के प्रावधान शामिल है। अधिनियम में वक्फ संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जे और हस्तांतरण के लिए दंड का प्रावधान भी शामिल है। साथ ही वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के बेहतर प्रबंधन, दस्तावेजीकरण और निगरानी के लिए प्रावधान भी शामिल है। वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। ये भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड को नोटिफाई करती है। इसमें दो तरह के वक्फ बोर्ड बनाने का अधिकार दिया गया है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। आदर्श स्थिति में वक्फ बोर्ड की संरचना कुछ ऐसी होती है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल होती है। बोर्ड में एक सर्वे कमिश्नर भी होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। बोर्ड के सभी मेंबर्स का टेन्योर यानी कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके अलावा राज्य सरकार एक मुस्लिम IAS अधिकारियों को भी बोर्ड का मेंबर बनाती है। ये बोर्ड का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बोर्ड के फैसलों को कंप्लीट करता है और बोर्ड के अधीन आने वाली प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन भी करता है। कानून ये कहता है कि अधिकारी न्यूनतम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का IAS अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के जरिए वक्फ के जुड़े मामलों के लिए कोड भी बनवाया गया है। इसे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कहते हैं। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर सुनवाई होती है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भारत में इस्लाम के सुन्नी संप्रदाय से संबंधित वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह देश का सबसे बड़ा वक्फ बोर्ड है और वक्फ संपत्तियों को लेकर कई हाई प्रोफाइल विवादों में भी शामिल रहा है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड भारत में इस्लाम के शिया संप्रदाय से संबंधित वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह शिया समुदाय के लाभ के लिए वक्फ संपत्तियों को उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के साथ समन्वय का काम करता है। वर्तमान में भारत में 8 लाख एकड़ में फैली 8,72,292 पंजीकृत वक्फ बोर्ड संपत्तियां हैं। वक्फ के जरिए आए दान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम बनाए जाते हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ के जरिए हुई आमदनी का सोर्स, कुल आमदनी और उसके किन लोगों का भला किया है उसका लेखा जोखा रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का ठीक से पालन हो। वक्फ बोर्ड देश भर में जहाँ भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करता है उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की हो जाती है और वो बताए कि कैसी उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश करना नहीं है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है। वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि किसी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का हक है तो वक्फ बोर्ड स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकता है और वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की इंक्वायरी करता है और इस पर फैसला सुनाता है। अगर किसी को वक्फ बोर्ड के फैसले से दिक्कत हो तो वो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल का फैसला फाइनल होगा। माने उस फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन एक जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद ही। केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और प्रशासन से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। हालांकि वक्फ अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत परिषद की भूमिका का काफ़ी विस्तार किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों की सलाह देने के लिए अधिकार दिया गया है। अब यह अधिनियम 9(4) की धारा के तहत बोर्डों, राज्य सरकारों को बोर्डों को विशेष रूप के
उसके वित्तीय, संरक्षण, राजस्व रिकॉर्ड और वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और वार्षिक और अंकेक्षण रिपोर्ट आदि के प्रदर्शन पर परिषद को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करेगा। परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होती है, जिनके पास वक्फ का प्रभार होता है और ऐसे सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है, जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। वर्तमान में श्री किरण रिजिजू सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के पदाध्यक्ष हैं। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9 की उपधारा 1 और 2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार 13वीं परिषद 4 फरवरी 2022 को गठित किया गया था। अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और पते सहित वर्तमान परिषद का गठन और ब्यौरा बयान नंबर 1 में दिए गए हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद का कार्यकाल केंद्रीय वक्फ भवन, पुष्प विहार, सेक्टर 6, MB रोड, नई दिल्ली में स्थित है। वक्फ बोर्डों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन में बाधा डालती है। ये मुद्दे प्रशासन और समुदाय के सिस्टम में भरोसे दोनों को प्रभावित करते हैं। पहला है विविधता का अभाव। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में सीमित प्रतिनिधित्व निर्णय लेने को प्रभावित करता है। दूसरा है सत्ता का दुरुपयोग। प्रशासन में सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दे हैं, जिसके कारण संपत्तियों का कुप्रबंधन होता है। तीसरा है वित्तीय कुप्रबंधन। खातों के अपर्याप्त रखरखाव के परिणाम स्वरूप वक्फ संपत्तियों की कम आय होती है। चौथा है संपत्ति विवाद। अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत के कारण संपत्तियों पर अनेक विवाद और दावे उत्पन्न होते हैं। पांचवा है अतिक्रमण। अतिक्रमण हटाने की समस्या बनी हुई है, जिसके संपत्ति प्रबंधन जटिल हो रहा है। छठवां है न्यायिक निगरानी का अभाव। उच्च न्यायिक समीक्षा का अभाव न्यायाधिकरण के निर्णयों में जवाबदेही को कमजोर करता है। सातवां है असंतोषजनक सर्वेक्षण। वक्फ संपत्तियों के अधूरे सर्वेक्षण से पंजीकरण और प्रबंधन प्रक्रिया में देरी होती है। आठवां है प्रावधानों का दुरुपयोग। वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है, जिससे सामुदायिक तनाव पैदा हो रहा है। नवा है संवैधानिक वैधता संबंधी चिंताएं। वक्फ अधिनियम का एक धर्म के लिए विशेष प्रावधान इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाता है। वक्फ विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। प्रस्तावित संशोधनों में से कुछ इस प्रकार है। पहला है अधिनियम का नाम बदलना। विधेयक में वक्फ अधिनियम का नाम बदलने और प्रस्ताव है तथा वक्फ से संबंधित परिभाषाओं को अद्यतन करने का प्रयास किया गया है। दूसरा है उन्नत पंजीकरण प्रक्रिया। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाना है, जिससे यह अधिक कुशल बन सके। तीसरा है प्रौद्योगिकी का उपयोग। यह वक्फ संपत्तियों के बेहतर रिकॉर्ड रखने और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग को प्रोत्साहित करता है। चौथा है विविध वक्फ बोर्ड। गैर मुस्लिमी सदस्यों सहित अधिक प्रतिनिधित्व और समावेश सुनिश्चित करने के लिए वक्फ बोर्डों की संरचना में परिवर्तन प्रस्तावित है। पांचवा है स्थानीय प्राधिकरण की भागीदारी। विधेयक कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और स्वामित्व विवादों को सुलझाने की शक्ति देता है। पांचवा है अपील प्रक्रिया। इसमें वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। संसद में विवाद के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC मीन्स ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 9 अगस्त 2024 को समिति का गठन की घोषणा की है। नमस्कार, मैं मिलन भड़के।